हेलो गुड इवनिंग नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द इकोनॉमिक्स हब। तो आज की इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एपिसोड नंबर 2 यानी क्लास 2 में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले अपकमिंग वीडियोस के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 के आगे वाला पार्ट। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था पूरे 5 ईयर प्लान्स के बारे में, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स थी वो मैंने सब आपके साथ डिस्कस किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 1 में एक चीज़ बताई थी कि मैं आपके साथ 5 ईयर प्लान डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स की डेट जो ये वाली आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अगर आपको याद होगा तो मैंने 3:1:2 का रेशो आपको समझाया था, 3, 1 और 2। तो ये फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1957 से लेकर 656 तक था, लास्ट 2012 से 2017 तक था। और इस बीच में कौन कौन से प्लान्स बने हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इस चार्ट में आपको देखने को मिल जाएगी। किस किस चीज़ों पे फोकस करा है वो सब भी इसमें लिखा हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पूरा एक बार पूरा कंप्लीट ओवरव्यू 5 ईयर प्लान्स का आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास में एग्रीकल्चर का टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होना था। तो क्या है एग्रीकल्चर, किस तरह से एग्रीकल्चर काम कर रहा है, कैसे ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉयटेशन किया, वो सब हमने पढ़ा। तो इसमें लिखा हुआ है, एक बार रिकैप करें तो एग्रीकल्चर हमारा बैकवर्ड और स्टेगनेंट था, हमने पढ़ा, जिसमें हमारी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों कम था, जिसमें इन्वेस्टमेंट कम था, स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग थी, सब्सिस्टेंस आउटलुक था फार्मर का। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं इससे प्रीवियस वाली वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फर्दर एग्रीकल्चर वॉज स्टैगनेंट। फिर एग्रीकल्चर स्टैगनेंट कैसे हो गया, बहुत सारी एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम हुआ, लैंड सेटलमेंट सिस्टम हुआ, रेवेन्यू सिस्टम हुआ, तो ज़मींदार ने ब्रिटिशर्स को बहुत ज़्यादा परेशान किया। तो ये पूरे एग्रीकल्चर का डिस्क्रिप्शन हम आगे देखते हैं क्या है। तो इसमें सबसे पहले आपको बताया इन्होंने लैंड रिफॉर्म, जिसका ऑल्टरनेटिव नेम आपको बताया है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। क्या होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी जो एग्रीकल्चर में हमें देखने को मिल रही थी, जो एग्रीकल्चर में हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी, जैसे इनइक्वालिटी हो गई, लो प्रोडक्टिविटी हो गया, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हो गया, बैकवर्डनेस हो गया, तो उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने स्टेप लिया जिसका नाम है एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द स्टेट एंड एक्चुअल टेलर ऑफ द सॉइल। जो स्टेट यानी गवर्नमेंट और एक्चुअल टेलर ऑफ द सॉइल, मतलब एक्चुअल में जिसकी वो ज़मीन थी, नोन एज जमींदार वॉज एबॉलिश्ड, ऑनरशिप राइट वर गिवन टू द दोज एक्चुअली कल्टिवेटर। अब क्या हुआ, बहुत पुरानी लैंड थी, जो पुराने ज़मींदार थे उन्होंने क्या करा, पुराने ज़मींदार ने फार्मर्स की लैंड को अपने कब्जे में ले लिया, उस लैंड पे लोन दिया। ठीक है, ऐसे करके समझो, इस लैंड पे लोन दिया, उनकी लैंड को कब्जे में ले लिया। अब ये किसान लोन चुका नहीं पा रहे, तो ये ज़मीनें ज़मींदारों ने अपने कब्जे में ले ली थी। फिर बाद में सरकार आई, सरकार ने इसके एक्चुअल जो ऑनर थे, मतलब जो पुराने फार्मर थे जिन्होंने ज़मीनें गिरवी रखी थी, उनको वापस करना ये ज़मीनें स्टार्ट करी। अब किस तरह से स्टार्ट करी वो देखते हैं। इससे क्या हुआ, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ज़मींदार कर रहे थे फार्मर्स का, वो ख़त्म हुआ। लोगों को इंसेंटिव देना स्टार्ट किया जिससे वो अपनी लैंड की प्रोडक्टिविटी को और बेहतर बना सके हैं। तो एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएटरी, जो बिचौलिए थे उनको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, जिससे क्या हुआ, लैंड में चेंजेस आए। जो असल में इस लैंड के ऑनर थे उनको वो लैंड देखने को मिली। उसके बाद है सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। इसका मतलब क्या है, विद अ व्यू टू प्रोमोटिंग इक्वालिटी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड सेलिंग वॉज इम्पोज ऑन होल्डिंग साइज। जैसे इट एम्प्लाई फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम साइज ऑफ कल्टिवेटर लैंड टू एन इंडिविजुअल और फैमिली कोड ओन लैंड सेलिंग एम टू रिड्यूसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप ऑन अ फ्यू लैंड। अब इतनी बड़ी लैंड है, इसके जो ऑनर है बहुत लिमिटेड लोग हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, जिनके पास सरप्लस लैंड थी, जिनके पास क्या थी, सरप्लस लैंड थी, उसका कुछ लैंड का टुकड़ा उनसे लिया, उनको पैसा दिया, और जो नीडी किसान थे, जैसे ये इतनी बड़ी लैंड थी, इसके 6 टुकड़े कर दिए, तो इस 6 टुकड़ों को उन लोगों को दे दिया जिनको एक्चुअल में लैंड की ज़रूरत थी। ठीक है, तो ये बात यहाँ लिखी हुई है। जो सरप्लस लैंड थी, उस सरप्लस लैंड को क्या किया, रिज्यूम किया गवर्नमेंट ने, अपने अंडर में लिया, और जो स्मॉल होल्डर्स थे, जो लैंडलेस लेबर थे, जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, उनको वो लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नेक्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। इसका मतलब क्या है, विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब हमने पढ़ा था, वन पीस ऑफ लैंड हेयर, वन पीस ऑफ लैंड देयर, उसको रिड्यूस किया, जिससे कंसोलिडेशन ऑफ प्रैक्टिस टू अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस
अब एक लैंड का टुकड़ा यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, तो इसको एक साथ कर दिया, जिससे क्या हुआ, इससे इनको कल्टीवेशन कॉस्ट कम पड़ी। कल्टीवेशन कॉस्ट कैसे कम पड़ी मैं आपको समझा देता हूँ, इसको एक बार और डिटेल में समझा देता हूँ। अगर आपने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिएगा। सपोज एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है, एक लैंड का टुकड़ा यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। अब इमेजिन करो ये लैंड पूरी एक साथ आपके पास होती, तो आपने एक यहाँ पे पंप लगाया और सारे पूरे फील्ड को पानी देना स्टार्ट कर दिया है, फैंसी लगाई और प्रोटेक्ट कर लिया। तो एक लैंड है, एक ही जगह है, एक इंसान बैठ के इसको प्रोटेक्शन कर पा रहा है। अब एक लैंड का टुकड़ा यहाँ, इसके लिए अलग आप पानी का इंतज़ाम कर रहे हैं, इसके लिए अलग कर रहे हैं, इसके लिए अलग कर रहे हैं, इसके लिए अलग कर रहे हैं, इसमें फैंसी अलग लगवा रहे हैं, इसमें अलग लगवा रहे हैं, इसमें अलग लगवा रहे हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया था। तो गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, किसमें, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग में। उसके बाद गवर्नमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ लेके आई जिसका नाम है रेगुलेशन ऑफ लैंड। अगर अभी भी कोई किसान किराए की ज़मीन लेके फार्मिंग कर रहा है तो पहले ज़मींदार बहुत पैसा लेते थे। अब इन्होंने क्या करा, 1/3, यानी अगर आपने 1,00,000 रुपए का प्रोडक्शन किया है तो उसका 1/3 33,000 रुपये अप्रॉक्स जो भी बना। तो अब क्या हुआ, रेगुलेशन ऑफ रेंट हो गया, इससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते। उसके बाद कोऑपरेटिव फार्मिंग वॉज प्रमोटेड टू एनहांस बार्गेनिंग पावर टू स्मॉल होल्डर्स। जो स्मॉल होल्डर्स थे उनको बार्गेनिंग नहीं करनी नहीं आती थी। जो मीडिएटर्स थे, जैसे सपोज ये फार्मर है, फार्मर ने कोई चीज़ बनाई, उनको मार्केट तक कैसे लेके जाना है वो नहीं पता था, तो उसके लिए मीडिएटर जो था वो किसान से ख़रीद लेता था। सपोज 100 रुपये में ख़रीद लिया और जो मीडिएटर था इसको इसी 100 रुपये के सामान को 200 में जाके बेच रहा है, तो 100 रुपये का सीधा मिडिलमैन को फ़ायदा होता था, फार्मर को नुकसान होने लगा। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, फार्मर्स को मार्केटिंग के बारे में समझाया कि देखिए आप मार्केट जाइए, आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। तो ये सब क्या करा, ये सब किसानों को सरकार ने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ें समझाई, जिसकी वजह से किसानों को समझ में आया कि एग्रीकल्चर और किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं। तो स्केची मतलब इनकम्प्लीट लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन लैंड रिफॉर्म पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? डिस्पाइट द नोबल ऑब्जेक्टिव ऑफ लैंड रिफॉर्म, दीज रिफॉर्म वर नॉट फुली और इफेक्टिवली इंप्लीमेंटेड इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की, कुछ हद तक हुई, कुछ हद तक नहीं हुई। जैसे दीज रिफॉर्म वर इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस ऑन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड केरला। तो इन 2 स्टेट्स में तो ये कामयाब हो पाया, लेकिन बाकी स्टेट्स में ये कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? द मोस्ट अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री लैंड रिफॉर्म इज प्रोपेगेंडेड, एक प्रोपेगेंडा बन के रह गया, कामयाब नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? जैसे जो ज़मींदार थे, जो चालाक ज़मींदार थे, उन्होंने वह क्या करा, सपोज उनके पास बहुत सारी लैंड है, तो उन्होंने अपनी लैंड को अपने रिलेटिव्स के नाम पे ख़रीदना स्टार्ट कर दिया। मतलब ये पूरी उसकी लैंड है तो ये किसी और के नाम पे ले ली, 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 ये किसी और के नाम पे, और ये किसी और के नाम पे ले ली। ठीक है, तो यह ले लिखा हुआ है। द ज़मींदार इज मोस्ट केस मैनेज टू इविक द टेनेंट टू शो दैमसेल्फ एज अ कल्टिवेटर। तो उन्होंने कहा कि भैया हम तो खुद इस ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, ये हमारी ज़मीन है ही नहीं। हालांकि ज़मीनें उनकी थी, लेकिन क्या होता था, ये ज़मीन उनकी थी, लेकिन क्या था, ये ज़मीन क्या हुआ, इन्होंने अपने रिलेटिव्स के नेम पे दे रखी थी। समझ में आई बात? तो ये एक बड़ा चिंता का विषय हुआ। जब तक सरकार केस लड़ रही थी, चल रहा था, 10-20 साल तक केस चलता था, उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम्स इनको देखने को मिल गई। ठीक है, द लैंडलॉर्ड चैलेंज लैंड सीलिंग लेजिस्लेशन इन कोर्ट। अब कोर्ट पे जब तक बात पहुंचेगी, जब तक तो पता नहीं केस सालों साल चलेगा, और बड़ी प्रॉब्लम होती थी। जो लैंडलॉर्ड थे वो मैनेज करते थे, रजिस्ट्रेशन करा लेते अपने क्लोज रिलेटिव्स के नाम पे। जैसे मैंने आपको बताया, ये किसी के नाम पे ले ली, ये किसी और, इस तरीके से लैंड को क्या करते थे, अलग अलग लोगों के नाम पे अलग अलग जगह क्या करते थे, ले लेते थे। उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स किसको होने लगी, आपके लैंड और उसके जो ऑनर्स थे उनको तो फ़ायदा होने लगा, लेकिन बाकी लोगों को इसका नुकसान होने लगा। ठीक, तो ये ज़मींदारी कोशिश करी गवर्नमेंट ने सॉल्व करने की, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो पाई। समझ में आया? तो ये एक लैंड रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट था जो गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन ये नहीं हो पाया। ठीक, अब हम आगे बात करेंगे किसके बारे में, टेक्निकल रिफॉर्म्स के बारे में। अभी तक हमने लैंड रिफॉर्म की बात करी, अब हम बात करेंगे टेक्निकल रिफॉर्म के बारे में। अब क्या है टेक्निकल रिफॉर्म, इसको हम देखते हैं डिटेल्ड में। तो टेक्निकल रिफॉर्म्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन क्या है, ये पूरा हम समझेंगे इस पूरे पार्ट में। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ लो प्रोडक्टिविटी वॉज टैकल बाय टेक्निकल रिफॉर्म। अब गवर्नमेंट ने देखा यार प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन दोनों कम हो रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। द टेक्निकल रिफॉर्म इन्वॉल्व अराउंड HYV हाई वैरायटी सीड्स
अब इन्होंने गवर्नमेंट ने हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन किया। अब हाई यील्ड वैरायटी सीड्स क्या है ये हम पूरा डिटेल में इसमें डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर एक चीज़ आई जिसको नाम है ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन आप याद रखना, ग्रीन रिवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन, ये लिख लो, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है एम.एस. स्वामीनाथन। इंडिया में जो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है उनका नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल में पूछ सकता है, और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो याद रखना ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली था क्या। ग्रीन रिवोल्यूशन में गवर्नमेंट ने एक ऐसी HYV सीड, जिसको हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इंट्रोडक्शन किया, जिससे आप वीट बनाएंगे। नॉर्मल सीड से जो वीट था वो कम ग्रो कर रहा था, लेकिन अगर HYV सीड से अगर आप वीट ग्रो करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होती थी, बहुत ज़्यादा होने लगी थी। तो यही सब चीज़ें हैं, और ग्रीन रिवोल्यूशन बेसिकली 1965 के आसपास आया। अगर आपसे ईयर पूछे तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, अब ग्रीन रिवोल्यूशन के कुछ पॉइंट हैं, जो एलिमेंट हैं जो यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला दे रखा है यूज़ ऑफ HYV सीड्स। तो सिंस 1965 HYV सीड्स स्टार्टेड रिप्लेसिंग द कन्वेंशनल वैरायटी। जो पुराने वाले सीड्स थे उसको रिप्लेस किया HYV ने। HYV सीड्स जो बेसिकली आया वीट, बाजरा, राइस, मेज, इन सब के लिए आया। इट इज़ दो सीड्स विच लीड टू सस्टेनेबल राइज इन एग्रीकल्चर। जिससे क्या हुआ, आप याद रखना, HYV सीड्स आने की वजह से जो प्रोडक्टिविटी थी और जो प्रोडक्शन था, दोनों में हमें उछाल देखने को मिला, मतलब ज़्यादा देखने को मिला। अब HYV सीड्स है, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है, उस प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर्स की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ी। ठीक है, यूज़ ऑफ HYV सीड्स रिक्वायर्ड यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत ज़्यादा पड़ी, जिसकी वजह से क्या हुआ, केमिकल वगैरह इन सब चीज़ों का कंजम्पशन भी इकोनॉमी में क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब इसको और अच्छे से यूज़ करने के लिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ी, जिससे आपका जो क्रॉप है वो ख़राब ना हो और प्रोडक्शन अच्छा हो। एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी वही है कि पहले हम लोग केवल 17% ग्रो कर पा रहे थे, अब हम 45% ग्रो कर पा रहे हैं। तो ग्रीन रिवोल्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो तीन चार चीज़ें निकल के आई जो ग्रीन रिवोल्यूशन है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा अपने पास एक नोटबुक में। इसके फादर जो है वो एम.एस. स्वामीनाथन है। इंडिया में 1965 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया। इसके 4 एलिमेंट हैं। सबसे पहला है यूज़ ऑफ HYV सीड्स, सेकेंड केमिकल फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, और एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिली हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 फेज़ में ग्रीन रिवोल्यूशन रिलीज़ हुआ इंडिया में। सबसे पहला जो फेज़ था वो 60s से 70 और 70 से 80, ये 2 फेजेस थे ग्रीन रिवोल्यूशन के। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ड्यूरिंग द मिड फेज स्कोप ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन रिस्ट्रिक्टेड टू द। अब जब फर्स्ट फेज़ की बात करें तो मैं यहाँ पे आपको डिटेल में समझा देता हूँ। फर्स्ट फेज़ में जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया वो वीट और राइस में आया। ठीक है, वीट और राइस में आया, और साथ में पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन लिमिटेड स्टेट्स में आया। और फर्स्ट ईयर में 60-70 में जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया, ये केवल रिच फार्मर्स तक पहुंचा, पुअर फार्मर्स तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। अब सेकेंड फेज़ में वीट राइस के अलावा ये और भी बहुत सारी चीज़ों में आया। पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के अलावा यूपी में आया, हरियाणा में आया। ठीक है, और पहले इसको केवल रिच लोग कभी खरीद पा रहे थे, अब इसकी गवर्नमेंट ने इस पर सब्सिडी देनी स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से पुअर लोग भी HYV सीड्स का प्रोडक्शन कर पा रहे थे। तो ये दोनों फेजेस हैं, एक बार आप इसको रीड कीजिएगा। यही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ समझाई, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आपको और ईजिली समझ में आ जाएगा ये मैंने आपको समझाने की क्या कोशिश करी है। ठीक है, अब ग्रीन रिवोल्यूशन के ऑब्वियसली कुछ गेन्स भी हुए होंगे। क्या गेन हुए, सिंपल सी बात है, मैंने आपको इतनी देर से बता रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी यानी प्रोडक्शन बढ़ा। ठीक है, अब कितना बढ़ा आप इसको एक बार डिटेल में देखिएगा। सस्टेनेबल राइस इन एग्रीज, पहले एक एरिया में जो प्रोडक्टिविटी थी वो कम थी, अब एसी एरिया में पहले सपोज 100 टन्स ऑफ वीट निकलता था, अब 200 टन्स ऑफ वीट निकलने लगा। एक ही एक्रेज ऑफ एरिया अल्टर कल्टीवेशन बढ़ा। अब इतना सारा बीज हो रहा है, इतना सारा फसल हो रहा है, तो किसान उसे अपने घर पे तो रखेगा नहीं। तो किसान ने क्या स्टार्ट कर दिया, पहले किसान सबसिस्टेंस फार्मिंग करता था, अब किसान कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग करने लगा। मतलब इतना सब कुछ खाने के बाद, बांटने के बाद भी 200 टन में से 100 टन वीट बच गया, तो वीट को क्या करेगा भाई, वो बेचेगा। तो कॉमर्शलाइजेशन ऑफ फार्मिंग करने लगा। अब किसान अपनी फसल को, फार्मर आउटलुक जो है वो चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया,
पहले वो केवल अपने लिए बनाता था, वही चीज़ है, और अब वो बेचने के पर्पज़ से बनाने लगा। सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्टिविटी बफर स्टॉक। अब हमारे पास इतना स्टॉक स्टार्ट हो गया कि हमने बफर स्टॉक करना शुरू कर दिया। बफर स्टॉक मतलब हमने आने वाले सालों के लिए भी स्टॉक जमा करना स्टार्ट कर दिया। समझ में आई बात? बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक 4th फाइव-ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। जिसमें क्या होता है, गवर्नमेंट फार्मर से वीट राइस खरीदती है और पुअर लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे आपने राशन की दुकान सुना होगा, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, गल्ला, राशन की गल्ला इस तरीके से होता है। तो ये आपको याद रखना। और बेसिकली 4th फाइव-ईयर प्लान में गवर्नमेंट ने इस पर इम्प्लीमेंट, जिसमें एफसीआई गोदाम आपने सुना होगा, आपके आसपास एफसीआई गोदाम होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट किसानों से खरीदती है, फार्मर से खरीदती है। ठीक है, फार्मर की प्रोडक्टिविटी अब ज़्यादा हो रही थी, तो फार्मर्स ने गवर्नमेंट को दिया और गवर्नमेंट ने उसको पैसा दिया। अब गवर्नमेंट ने उस वीट राइस को किन लोगों को देना स्टार्ट कर दिया, जो लोग नीडी थे, जिनको इसकी ज़रूरत थी। पीडीएस मतलब राशन की दुकानों के थ्रू। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? उसके बाद आपको बताया है, अब हर चीज़ के फ़ायदे और नुकसान तो आपको देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह से गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बट नॉट सफिशेंट। फ़ायदे तो हुए लेकिन इसकी लिमिटेशन भी हुई। क्या लिमिटेशन हुई? लिमिटेड क्रॉप, जैसे मैंने आपको बताया, ये वीट के लिए आया, राइस के लिए आया, ठीक है, जिसकी वजह से ये बाकी प्रोडक्शन पे इफेक्ट पॉजिटिव ज़्यादा नहीं डल पाया। अनइवन स्प्रेड, ये पंजाब में ज़्यादा चला, ठीक है, तमिलनाडु में ज़्यादा चला, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा चला, लेकिन बाकी के स्टेट्स में ये नहीं चल पाया। लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन, इसके सीड्स HYV के जो सीड्स थे वो बहुत कॉस्टली थे, जो रिच लोग तो अफोर्ड कर पा रहे थे लेकिन पुअर अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो एक यहाँ प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। इकोनॉमिक डिवाइड क्या हुआ, रिच हो गया और पुअर हो गया। तो ये हमें यहाँ पे इसके कुछ पॉइंट्स, नेगेटिव पॉइंट्स ग्रीन रिवोल्यूशन के यहाँ पे हमें देखने को मिले। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? आई होप आपको इतना समझ में आ रहा हो जो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट आपको दे रखा है एग्रीकल्चर सब्सिडी। एग्रीकल्चर सब्सिडी का मतलब सबको पता है। सब्सिडी क्या होता है? सपोज़ आपके पास 1000 रुपये का गैस सिलेंडर है, जिसमें से 700 रुपये तो आप पे कर रहे हैं और 300 रुपये गवर्नमेंट पे कर रही है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये 300 रुपये की जो अमाउंट है वो क्या है? सब्सिडी है। क्लियर हो गया? सब्सिडी आपको समझ में आ गया। अब मैंने आपको बताया था कि HYV सीड्स के लिए भी सरकारों ने लोगों को सब्सिडी देना स्टार्ट किया। कौन से लोगों को? जो पुअर लोग थे। लेकिन ये योजना बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बिल्कुल भी नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन बहुत सारी जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो पाई। तो अब एक बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है कि एग्रीकल्चर सब्सिडी मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। वाइस या वर्च्यू। वाइस मतलब बैड और वर्च्यू मतलब गुड। अब कुछ लोग कह रहे हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए भाई, गरीब किसान है। और कुछ कह रहे हैं एग्रीकल्चर सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। इसके पीछे फैक्ट देखते हैं क्या है। इसमें लिखा हुआ है एग्रीकल्चर सब्सिडीज ऑफ वाइस। इनके हिसाब से वाइस क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डाल रहा है। इट इज़ आर्ग्यूड दैट वंस द सब्सिडी हैज सर्व their surplus implied technologies proven useful or adopted widely. Subsidy should be phased out. They put a huge burden of government finances. सब्सिडी बहुत सारा बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर लेके आ रही है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है। मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट, ये पॉइंट से मैं एग्री हूँ। लोग मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी किसानों के लिए, फार्मिंग के लिए गवर्नमेंट ने फ्री कर दी। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग पानी के उसको जो भी है उनका पंप है उसको चला के छोड़ दिया, चल रहा है, उन्हें पता है पैसा तो देना नहीं है, वेस्ट कर रहे हैं वाटर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है। उसके बाद वेस्टफुल कंजम्पशन, वही बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें देखो ये वही वाला एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी समझाया। एग्रीकल्चर सब्सिडी डू नॉट अलाउ मार्केट प्राइस, ठीक है। इसमें इफ़ वाटर इज सप्लाई फ्री टू द फार्मर दे वुड टेंड टू यूज़ अ अनमाइंडफुल फैक्ट, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यूज़ कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं। तो एक बड़ा प्रॉब्लम था एग्रीकल्चर सब्सिडी गवर्नमेंट के ऊपर। एक तो बर्डन था, उसका मिस अप्रोप्रिएट बेनिफिट हो रहा था, और क्या कर रहे थे, वेस्टफुल कंजम्पशन। एक बड़ा अच्छा, एक को मैं एग्जांपल समझाऊं, मैं सर आप भी हंसोगे क्या होगा, सर क्या कह रहे हो आप, क्या था, गवर्नमेंट ने लोगों को, किसानों को सपोज़ 1 लाख रुपए सब्सिडी के उस पे तौर पे दिए, कम इंटरेस्ट रेट पे। गवर्नमेंट ने कहा कि आप 1 लाख रुपए लो, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। और KCC आपने वर्ड सुना होगा, किसान क्रेडिट कार्ड। आप 2% के हिसाब से हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, आप 1 साल बाद हमें 1,02,000 लौटा देना, आप खेती करो आराम से। अब गवर्नमेंट लोग क्या करते थे, इस 1 लाख रुपए को FD कर देते थे या किसी को दे देते थे, कितने पे, 8% इंटरेस्ट पे। 6% लोग खुद कमा रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ने ये चीज़ देखी, गवर्नमेंट ने कहा लो और दो सब्सिडी, ये बड़ा नुकसान हुआ। समझ में आई बात? तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिली। इसके बाद कुछ जगह अच्छी भी थी,
एग्रीकल्चर इज़ रिस्की बिजनेस इन इंडिया हम सब जानते हैं, तो सब्सिडी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आज भी बहुत सारे जेन्युइन पुअर फार्मर्स हैं जिनको सब्सिडी चाहिए, जो बिना सब्सिडी के चीज़ें नहीं कर पाएंगे क्योंकि फर्टिलाइज़र्स, केमिकल्स, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर्स और भी 36 चीज़ें लगती हैं, जैसे फेंसिंग कराने के लिए पैसा चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नहीं खरीद पा रहे हैं। तो उन लोगों को, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको सब्सिडी मेरे हिसाब से देनी चाहिए। अगर सब्सिडी अच्छे से एलिमिनेट होगी, जो रिच और पुअर में इनइक्वालिटी है वो ख़त्म होगा, ठीक है, जिससे क्या होगा, किसान अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा और अपनी इनकम्स को ज़्यादा जनरेट करेगा। समझ में आई बात? तो ये आज हमने एग्रीकल्चर के टॉपिक के ऊपर पूरा डिस्कशन करा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, रेलेवेंट क्वेश्चन आप देखिएगा, आपको समझ में आएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछेगा। तो आज की इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे यहाँ पे फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर द इकोनॉमिक्स हब, और मुझे यहाँ पे आप फॉलो भी कर सकते हैं जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स हब। और हाँ, अगर आप इस चैप्टर के नोट्स चाहते हैं तो आपको देखो चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट नोट्स यहाँ देखने को मिल जाएंगे। ये मेरे पास नोट्स हैं जो आपको पूरे कंप्लीट चैप्टर 2 के नोट्स हैं। अगर आप इन नोट्स को चाहते हैं तब भी आप मुझे क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जिससे मैं आपको ये नोट्स प्रोवाइड करा दूँ। क्लियर हो गई बात? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल एंड, और मिलते हैं इस क्लास की थर्ड वीडियो में, यानी थर्ड क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।